अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है, एसिड बेसिस केमिस्ट्री वाला। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने आर्हीनस का नज़रिया पढ़ा था। तो लेकिन आर्हीनस के नज़रिए की कुछ लिमिटेशंस है या हदूद हैं। वो ये है कि आर्हीनस जो है वो ऐसे कंपाउंड्स को के बारे में बात करता है जो कि एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं। यानी आर्हीनस के नज़रिए में पानी बहुत इम्पॉर्टेंट था, लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे थे जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट और अमोनिया। इनमें कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, लेकिन ये फिर भी बेसिस के तौर पर रिएक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो था ना आर्हीनस का नज़रिया वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये वाले जो कंपाउंड्स मैंने आपको बताए ये पानी में हल होकर कोई भी आइंस नहीं देते, या हाइड्रोक्सिल आइन या हाइड्रोजन आइंस नहीं देते। तो उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट था ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, उन्होंने एसिड और बेसिस का नया नज़रिया पेश किया था। बच्चों, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के मुताबिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड था जो कि प्रोटॉन देता है, जबकि बेस एक ऐसा कंपाउंड है जो प्रोटॉन लेता है। तो ये नीचे आप एनिमेटेड डायग्राम भी देखिए, तो ये ब्लैक कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये एटम जो है वो अपना एक प्रोटॉन दे रहा है और ये एसिड कहलाएगा, और दूसरी साइड पे ब्लू कलर का जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए उसको बेस कहेंगे। बच्चों, अगर आप इस नज़रिए को देखें तो इसमें पानी की मौजूदगी की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो एटम अपना प्रोटॉन देगा वो एसिड कहलाएगा, और जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस कहलाएगा। तो इस तारीफ़ के मुताबिक तमाम आर्हीनस एसिड ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स बन जाते हैं, क्योंकि एक एसिड अपना प्रोटॉन पानी को देता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में आयनाइज होकर हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड आयन देता है और हाइड्रोक्सोनियम आयन बनाता है। तो इस स्लाइड में अगर आप देखें तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी की तारीफ़ के मुताबिक हाइड्रोक्सल आयन, CN9, NH3, क्लोराइड आयन, ये तमाम बेसिस कहलाएंगे, क्योंकि ये तमाम जो आयंस है ये प्रोटॉन को कबूल करते हैं। तो यहाँ पर आपने ये बात नोट करनी है कि सब एनाइंस में सिर्फ हाइड्रोक्सिल आयन ही आर्हीनस बेस है, क्योंकि सिर्फ इसी में OH है। बाकी जो है CN, NH3, Cl वगैरह जो है इनमें हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम आर्हीनस बेसिस ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस भी होते हैं, लेकिन तमाम ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस आर्हीनस बेसिस नहीं होते। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के नज़रिए के मुताबिक एक एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो अशिया के दरमियान प्रोटॉन का तबादला होता है, और ये रिएक्शन किसी भी सॉल्वेंट की मौजूदगी में या गैसी हालत में हो सकता है। तो अब ये नीचे हम रिएक्शन देखते हैं, तो इसमें HCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसमें से HCl जो है ये अपना एक प्रोटॉन देता है, तो ये एसिड होगा, और पानी जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोक्सोनियम आयन बनाता है, तो फिर ये बेस होगा। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एसिड और पानी बेस के तौर पर हिस्सा लेते हैं। इसी तरह जब अमोनिया गैस पानी में हल होती है तो एक प्रोटॉन पानी की तरफ से अमोनिया को मिल जाता है, और इसके नतीजे में अमोनियम आयन बन जाता है। ये नीचे आपको रिएक्शन नज़र आ रहा है। अब बच्चों, अगर हम इन दोनों रिएक्शंस का कंपैरिजन करें, जैसे ऊपर वाला रिएक्शन HCl प्लस वाटर वाला है, तो उसमें जो वाटर है वो एज अ बेस काम करता है, और ये जो नीचे वाला रिएक्शन है उसमें आप देखें कि अमोनिया जो है वो बेस है, प्लस वाटर जो है वो एसिड के तौर पे काम करता है। यानी ऊपर वाले रिएक्शन में वाटर बेस के तौर पर और नीचे वाले रिएक्शन में वाटर एसिड के तौर पे काम करता है। तो बच्चों, इन दोनों के रिएक्शन की कंपैरिजन का मकसद ये है कि आपको अगली टर्म जो इस पेज पे इस्तेमाल हो रही है, ये नज़र आ रही है, वो है एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। तो एम्फोटेरिक कंपाउंड्स जो हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो दोनों यानी एसिड और बेस दोनों के तौर पर जो हैं वो एक्ट करते हैं। तो पानी जो है ये एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है, क्योंकि ये कहीं पर बेस के तौर पर भी काम करता है और कहीं पर ये एसिड के तौर पर भी काम करता है।
अब बच्चों यहाँ पर फिर दोबारा से हम ये दोनों रिएक्शंस का कंपैरिजन करते हैं जो नीचे दिए हुए हैं, HCN प्लस वाटर और नीचे HI प्लस वाटर। तो HCN जो है ये एज एसिड काम करता है और दूसरा वाटर जो है वो एज अ बेस है। ठीक है, जब HCN अपना एक प्रोटॉन वाटर को दे देता है तो ये बेस बन जाता है। ठीक है, तो इसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, यानी इसमें CN जो है ये कॉन्जुगेट बेस में चेंज हो जाता है और जो वाटर था वो हाइड्रोजन एक हासिल करके ये कॉन्जुगेट एसिड में चेंज हो जाएगा। यानी जो एक साइड पर एसिड है वो दूसरी साइड पे कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा और जो एक साइड पर बेस है वो दूसरी साइड पे कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। उसके बाद बच्चों नीचे ये देखिए एक्सरसाइज दी हुई है आपको कि ऐसे ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस की मिसालें दें जो आर्हीनेस के नज़रिए के मुताबिक बेसिस ना हों। तो ये इसकी एग्जांपल्स में अमोनिया आ जाता है, अमोनिया, क्लोराइड आइन, कार्बोनेट आइन, एसीटेट आइन ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस हैं क्योंकि ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इसमें किसी में भी हाइड्रोक्सिल आइन नहीं है, लेकिन ये आर्हीनस बेसिस नहीं है, वो इसी वजह से नहीं है किसी में भी हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद नहीं है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है एसिड और बेसिस के ख़वास, कि हम दोनों के एसिड्स की और बेसिस की अलग अलग से खसूसियात पढ़ते हैं। तो नंबर 1 पे हम देखेंगे एसिड्स में कौन कौन से ख़वास पाए जाते हैं। तो ये 3 तरह के ख़वास हैं, यानी ये रिएक्शंस, यहाँ पे बच्चों बेसिकली रिएक्शंस दिखाए हुए हैं। यानी एसिड्स के जो हैं वो सबसे पहले मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन है, फिर मेटल्स के साथ रिएक्शन है, फिर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शंस है। तो इन रिएक्शंस की जो मेन बात है ना वो आपने याद रखनी है। जैसे नंबर 1 पे आ जाते हैं मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल ऑक्साइड्स के साथ जब भी एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट्स और पानी बनाते हैं। जैसे ये पहला रिएक्शन देखें, नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड है तो फिर कैल्शियम नाइट्रेट बनता है, ये सॉल्ट है और उसके साथ पानी बन रहा है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड KOH के साथ है तो K2SO4, ये सॉल्ट है जबकि पानी उसके साथ बन रहा है। जब एसिड्स जो हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं और इसमें बी सॉल्ट्स बनते हैं, लेकिन साथ पानी की बजाय यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है। यानी दोनों में डिफरेंस देख ले कि मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट किया तो वाटर अकेला बना, साथ सॉल्ट बन रहा है। इसमें जो जब मेटल्स के साथ करेगा तो फिर सॉल्ट तो बनेगा ही और साथ हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही है। लेकिन नीचे जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे प्लाटिनम है, AU ऑरम है, AG सिल्वर है, CU जो है कॉपर है, इनके साथ हाइड्रोजन गैस नहीं बनती बल्कि यहाँ पर रिएक्शन ही वकूफ़-पज़ीर नहीं होता। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के साथ। तो बच्चों ये आपने याद रखना है कि जब भी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन होता है एसिड्स का तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बोनेट से आपने याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर इसमें बनता है और साथ उसके सॉल्ट बनता है। जैसे सबसे पहला रिएक्शन देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस उसके साथ HCl है तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बन रहा है, साथ वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो फिर सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। उसके बाद बच्चों नीचे अल्कलीज़ के ख़वास आ जाते हैं। तो अल्कलीज़ ये मैंने पहले भी बताया था कि जब बेसिस पानी में हल हो जाते हैं तो उनको अल्कलीज़ कहते हैं। तो अल्कलीज़ की मिसालों में NaOH है, KOH है। तो आपने NaOH और KOH को अच्छी तरह याद रखना है, ये MCQs में आ सकता है कि ये अल्कली है या बेस है। आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो ये एक बेस है लेकिन ये अल्कली नहीं है क्योंकि ये पानी में हल पज़ीर नहीं है। जबकि CuOH ट्वाइस ये जो है ये भी बेस है, अल्कली नहीं है क्योंकि ये पानी में हल नहीं होती। तो अगर हम अल्कलीज़ की ख़ास देखें तो यहाँ पर एक ही बताया हुआ है कि एसिड्स के साथ जब
अल्कलीज रिएक्ट करती हैं तो फिर सॉल्ट्स बनाते हैं, प्लस इसके साथ वाटर बनता है। उसके बाद जो अगला रिएक्शन है वो बेसिस का है कि एसिड बेसिस अमोनियम सॉल्ट से रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अमोनियम क्लोराइड के साथ जब मिलता है तो पहला जो है वो सॉल्ट बन रहा है, साथ वाटर बन रहा है, साथ अमोनिया गैस। तो उसके बाद देखिए अमोनियम नाइट्रेट जो है वो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें भी वाटर प्लस अमोनिया गैस बनती है। उसके बाद बच्चों ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है सरगर्मी के तौर पे, आपकी बुक में ये बताई हुई है कि बंद नालियों को किस तरह से साफ़ किया जाता है। या आपका बच्चों पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बंद नाली को खोलने के लिए आप सोडियम कार्बोनेट का महलूल डालेंगे, उसके बाद फिर आधा कप सिरका डालेंगे और नाली के मुंह को बंद कर देंगे और आधा घंटा वेट करें तो वो खुल जाएगा बिल्कुल। तो इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो कास्टिक क्लींजर्स का है जो कि बाज़ार में दस्तयाब है। कास्टिक क्लींजर भी आधा घंटा आप डालें और उसके बाद खुले पानी से उसको धो दें। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक और इस वीडियो का भी लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक जो अब हमने पढ़ना है वो है एसिड रेन और इसके असरात। एसिड रेन बच्चों कब होती है? जब बारिश के पानी की पीएच 4.2 से लेकर 4.4 के दरमियान में हो जाए तो उसे एसिड रेन कहते हैं। और ये किस तरह से होता है कि जब हम आग वगैरह जलाते हैं या फॉसल फ्यूल्स वगैरह जलाते हैं, फॉसल फ्यूल्स मतलब पेट्रोलियम हो गई या फिर कोयला वगैरह हो गया, जब इनको जलाते हैं तो इसमें से बहुत सी नुकसानदेह गैसें हवा में शामिल हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो जब ये हवा में मौजूद नमी के साथ मिलती हैं या बारिश के साथ मिलती हैं तो फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड में, और नाइट्रोजन परऑक्साइड जो है ये नाइट्रोजन परऑक्साइड जो है ये नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाती है। तो वो पानी जो है वो एसिडिक हो जाता है। ज़ाहिर है उसमें थोड़े थोड़े एसिड शामिल हो गए तो पानी एसिडिक हो जाता है। तो इस तरह से होने वाली बारिश को एसिड रेन कहते हैं। और स्पेशली बच्चों जब किसी भी मौसम की पहली बारिश होती है तो उसमें क्योंकि पोल्यूशन वगैरह होती है तो वो ज़्यादा एसिडिक होती है और ख़तरनाक होती है, इसीलिए मना किया जाता है कि पहली बारिश में ना नहाया जाए या बाहर ना निकला जाए। अब आप नीचे इसके रिएक्शंस देख लें। देखिए सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, फिर सल्फ़र ट्राईऑक्साइड पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। इसी तरह नाइट्रोजन पेरोक्साइड जो है ये वाटर के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनाती हैं। अब अगर हम एसिड रेन के असरात देखें तो एसिड रेन बहुत ही तरीक़ों से इंसानी ज़िंदगी को या माहौल को असरअंदाज करती है। नंबर 1 देखिए एसिड रेन ज़मीन की मिट्टी, पौधे, समुद्री हयात और इंसान की बनी हुई इमारतों पर बुरे असरात छोड़ती है। नंबर 2 देखिए तो एसिड रेन ज़मीन की मिट्टी को तेज़ाबी बना देती है जिसकी वजह से पौधों के लिए ग़िज़ाई अज्जा जो हैं वो मुश्किल से मिलते हैं या मिट्टी उससे उन ग़िज़ाई अज्जा से महरूम हो जाती है और बहुत से पौधे तेज़ाबी मिट्टी में या तो उग नहीं सकते या फिर इनकी नशोनुमा नहीं हो सकती। इस तरह पौधे और दूसरे नबातात को एसिड रेन नुकसान पहुंचाती है। नंबर 3 आ जाता है कि एसिड रेन पानी के ज़खायर को इतना तेज़ाबी बना देती है कि इसमें आबी हयात का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वहाँ जो मछलियाँ मौजूद होती हैं या फिर बाकी दूसरी आबी हयात मौजूद होती है जैसे पौधे वगैरह हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। और नदी नाले नदियाँ तालाब वगैरह मछलियों से खाली हो जाते हैं। नंबर 4 आ जाता है एसिड रेन और खुश्क तेज़ाबी ज़रात का जमना इमारतों, कारों, मुजस्समों और दूसरी तामीरात और धाती अशिया को नुकसान पहुँचाते हैं। बच्चों इसके साथ ही मैं अपनी आज की वीडियो एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आप आज का लेसन भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।